दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। दोस्तों मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के जरिए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सभी क्वेश्चन रिपीटेड है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सभी प्रश्नों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो पहला प्रश्न है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है अधिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता या फिर सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र ही सर्वोपरि होता है। मतलब जो अधिक शक्तियाँ होती है वो केंद्र पर निर्भर होती है। कुछ कार्यों के लिए राज्य जो अधीन उसके राज्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। बाकी जैसे आपको बताया रक्षा से जुड़े मामले और अन्य कई सारे जो देश की एकता के लिए बहुत ज़रूरी है वो सभी केंद्र के नियंत्रण पर होते हैं। ठीक है, इसलिए एकात्मक पद्धति वहाँ पे देखी जा सकती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? किस देश का इनमें से अलिखित संविधान है, जिनका लिखित में नहीं है? तो यूएसए, यूके, पाकिस्तान या फिर भारत? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यूके ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तथा यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत के संविधान लिखित है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ऑप्शन बी विभिन्न प्रांतों को विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित या फिर गवर्नर जनरल द्वारा नामित। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुति मतलब उसके सलाह पे या फिर उसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन जुलाई 1949 में किया गया था, जिसके कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे तथा 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922 में, 1923 में, 1921 में या फिर 1920 में? तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 1921। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 में किया गया। इसके अध्यक्ष फ्रेडरिक व्हाइट 1921 से 25 के बीच थे, जबकि दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल, जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1925 से 1930 के मध्य था। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, मतलब किसकी अनुशंसा पे बनाई गई थी? वेवल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर या फिर कैबिनेट मिशन? तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.एन. राव या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर।
संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में, या फिर भाग 3 में, या फिर भाग 4 में, या फिर भाग 3 में? तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, प्रियम्बल, प्रस्तावना। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देती है। मतलब हमारा संविधान जो है, हमारी उद्देशिका, मतलब जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें पूरा इस तरह से दिखता है कि जैसे पूरे संविधान का एक प्रेसी हो वो, मतलब जो लिखा गया संविधान पूरा उसके बाद है वो सारा, मतलब उसका डिटेल में बताया गया एक्सप्लेनेशन हो। मतलब हम समझ सकते हैं प्रस्तावना भारतीय संविधान के आदर्शों की झलक देती है। ठीक है, प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? एक ऑप्शन ए, एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर ऑप्शन बी, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर ऑप्शन सी, एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर ऑप्शन डी, एक गणराज्य। यदि आप इंग्लिश वाले हैं तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप को इंग्लिश अच्छी आती है तो हिंदी भी अवश्य आती होगी, क्योंकि आप भी भारतीय हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। तो जो इसका सही जवाब था वो था ऑप्शन सी, एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ध्यान रहे कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इग्नोर नहीं कीजिएगा। सारे तथ्य इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो गए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? 3 बार, 2 बार, 1 बार, या फिर संशोधन किया ही नहीं गया है? तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, संविधान की उद्देशिका में संशोधन 1 बार 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में किया गया। इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। जैसे कि आपको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया कि ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, या फिर ऑप्शन डी, संघीय। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ठीक है, वहां पे संघ का उल्लेख है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत एक डैश है, राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, या फिर ऑप्शन डी, संघीय राज्य। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार उन्होंने कहा था, सुन लीजिए क्योंकि स्टेटमेंट भी कई बार पूछ ली जाती है कि ये किस नेता की स्टेटमेंट है। यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किंतु यह परिसंघ इकाइयों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है तथा किसी भी संगठक इकाई को उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। लक्कादीव, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष से संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? तो दोस्तों जो इसका सही जवाब होगा बताइए, 1973 में, 1971 में, 1970 में, या फिर 1972 में? तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए,
लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनीद्वीप का नाम बदलकर सन 1973 में संसदीय अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप रखा गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो इसका जो सही जवाब है बताइए, 1952 में, 1976 में, 1979 में या फिर 1981 में? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़कर भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, जिनकी संख्या 86वें अमेंडमेंट 2002 के बाद 11 हो गई। एक जो कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, वो 2002 में भी जोड़ा गया था 86 संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर VR अंबेडकर, डॉक्टर सर BN राव या फिर श्री KM मुंशी? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, सर BN राव भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किस में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय प्रणाली या फिर एकात्मक प्रणाली? तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। संघीय प्रणाली में केंद्रीय विधायिका 2 सदन वाली होती है, जहां निम्न सदन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि उच्च सदन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए संघीय शासन प्रणाली में द्विसदनीय पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है, जैसा कि हमारे देश में भी द्विसदनीय प्रणाली का उपबंध है, जिसमें कि हमारा निम्न सदन कहलाता है लोकसभा और उच्च सदन कहलाता है हमारा राज्यसभा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 या फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 या फिर ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978? तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान माना जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में भी बदलाव किया गया था, कुछ शब्द जोड़े गए थे और कई सारे अनुच्छेदों में भी संशोधन किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में विस्तार से भी पढ़ेंगे 42वें संविधान संशोधन के बारे में, क्योंकि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है तो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इससे आ ही जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इंग्लैंड से, USA से, कनाडा से या फिर फ्रांस से? तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो इंग्लैंड की संवैधानिक व्यवस्था से अपनाई गई है, जबकि आपको मालूम है USA में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की या फिर राष्ट्रपति शासित सरकार की? तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, संघीय सरकार की। संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता संघ और राज्य की, जैसे मतलब हमारा देश 2 सरकारें बनती है, हमारे एक राज्य में एक केंद्र में, तो वहाँ पे जैसे कुछ देशों में दोनों जगह ही नागरिकता प्राप्त करते हैं लोग, मतलब हर जगह के अलग नागरिकता है। दोहरी नागरिकता संघीय, एक संघ की एक राज्य की होती है। ये अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के
नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक में समाहित किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूपण मतलब ड्राफ्ट कमेटी। तो बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, गोपालाचारी आयंगर। तो बताइए, 3 ऑप्शन है। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति में गोपालाचारी आयंगर सदस्य नहीं थे उस संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के। भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में जो सदस्य थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी आयंगर, एन माधव राव, डी पी खेतान, एन गोपाल स्वामी आयंगर और मोहम्मद सादुल्लाह सदस्य थे। आपको ये सभी सदस्य के नाम याद रखने, क्योंकि इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन से संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य हैं। तो वो उसमें बहुत सारे दिए होंगे, उनमें से एक होंगे, और कई जगह इस तरह से होंगे कि 2 या 3 होंगे और एक नहीं होगा। तो मतलब आपको सभी तरह की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो एक बार रिपीट कर लेता हूँ। के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो अध्यक्ष थे, आपको मालूम है। के एम मुंशी उसके सदस्य थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी आयंगर, एन माधव राव, डी पी खेतान, एन गोपाल स्वामी आयंगर और मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य थे। ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और जो भाई लोग पीएचडी से पहली बार जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है। तो चलिए बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ग्रहण की गई थी। ठीक है। आपको इन सभी को ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, या फिर राज्यों के बीच परस्पर विवाद, या फिर मूल अधिकारों का संरक्षण। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। मतलब इन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास रिट दायर की जा सकती है अगर आपके किसी मूल अधिकार का हनन होता है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मीन्स मूल अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान के कौन से भाग में, किस अध्याय में? तो भाग 2 में, या फिर भाग 1 में, भाग 4 में, या फिर भाग 3 में? तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, भाग 3। भारतीय संविधान के अध्याय 3 या भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जनता को गारंटी अर्थात मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जबकि भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ और उसका राज्य, और भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता, और भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, ठीक है, का उल्लेख किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? धारा 32, धारा 28, धारा 29 या फिर धारा 31? तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के तहत देश का कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। यह व्यक्ति का मूल अधिकार है और इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है, अनुच्छेद 32 को। और एक बात बता दूं, संविधान के जो अनुच्छेद 32 है इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? परम आदेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण,
अधिकार पृष्ठा या फिर उत्प्रेषण। ये सभी जो दिए गए ऑप्शन है ये सभी अनुच्छेद 32 के तहत आते हैं, जो कि मतलब रिट दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकता है, अतः यह निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है, मतलब सही नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, अनुच्छेद 16 समान अवसर, अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, उपाधियों का समापन। ये गलत है दिया हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, अनटचेबिलिटी का अंत किया हुआ है, प्रावधान किया गया है कि अनटचेबिलिटी समाप्त की जाए। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के समापन का प्रावधान है, परंतु विशेष परिस्थिति में राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशेषता के आधार पर उपाधि देने का प्रावधान है। जैसे मतलब जैसे सेना में होते हैं अलग अलग जो पद होते हैं उनको मतलब सम्मान दिया जाता है अलग अलग उस उपाधियों से, और उसी तरह से मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी उपाधियाँ मिलती है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 18 में आते हैं। वैसे तो उपाधियाँ समाप्त की जा गई है, जैसे पहले राजाओं को दी जाती थी राय बहादुर, फलाना बहादुर, ऐसे इस तरह की जो होती थी ना उपाधियाँ राजाओं की, वो सभी समाप्त कर दी गई है अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ऐसे कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया तथा वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 क के अधीन एक विधिक अधिकार माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। संविधान के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? इंदिरा गांधी सरकार के दौरान, मोरारजी देसाई सरकार या फिर नरसिम्हा राव सरकार या फिर वाजपेयी सरकार? तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई सरकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1978 में हटाया गया था। उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार अस्तित्व में थी। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में समाविष्ट था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म का अधिकार, समता का अधिकार या फिर स्वतंत्रता का अधिकार? तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के मूल अधिकारों में उल्लिखित संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय अथवा आत्मा माना है, कहा है। यह अधिकार मूल अधिकारों को 5 प्रकार की रिटें, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृष्ठा के माध्यम से लागू कराने की गारंटी प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय को इन रिटों को अनुच्छेद 32 के तहत जारी करने का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय इन रिटों को जारी करता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रेस की स्वतंत्रता किस आधार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वातंत्र्य, संघ निर्माण स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, भाषण स्वातंत्र्य। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के तहत वाक स्वातंत्र्य या अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के मौलिक अधिकार में निहित है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33 या फिर अनुच्छेद 19? तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के इन अधिकारों को मर्यादाओं का निर्धारण कर सकती है। कौन? संसद। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए थे?
1971 में, 1972 में, या फिर 1975 में, या फिर 1976 में। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ये समिति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति के अनुशंसा पर समाविष्ट किए गए थे। तो अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई। इनकी कुल संख्या मूलतः 10 थी, बाद में एक और मूल कर्तव्य जुड़ने के कारण इनकी संख्या अब 11 हो गई। संविधान के 86वें संविधान संशोधन 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान कराना प्रत्येक माता पिता का एक मौलिक कर्तव्य है। ये 11वां मौलिक कर्तव्य था जो बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 संसद के अधीन है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? समता के अधिकार का प्रावधान है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, या फिर अनुच्छेद 21। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य प्रावधानित है, जिसमें से विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रावधानित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है कानून की समान सुरक्षा की, कानून के सामने समानता की, आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। स्पष्टतः यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए दोनों को कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की गारंटी देता है, अनुच्छेद 14। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, अनुच्छेद 25 द्वारा, अनुच्छेद 26 द्वारा, अनुच्छेद 27 द्वारा, या फिर अनुच्छेद 28 द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए तथा संवर्धन के लिए करों की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, अर्थात इस उद्देश्य के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आप किसी धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं या फिर उसके लिए उसके लोगों का संवर्धन कर रहे हैं, तो आप कितने भी बड़े उद्योगपति क्यों ना हो, आप कोई टैक्स नहीं देंगे। मतलब अगर जो पैसा आप धार्मिक कार्यों में लगा रहे हैं, जितना भी पैसा उससे आ रहा है, मतलब जो भी है, मतलब धर्म के नाम पर करों की छूट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, या फिर अनुच्छेद 32। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड 1 और 2 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा पर विचार तथा प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। भारत के मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर शैक्षिक तथा सांस्कृतिक अधिकार। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत में मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं। मतलब ये गारंटी देता है और सुरक्षा करता है। इसके तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। मतलब सभी कुछ सारा प्रावधान अनुच्छेद 32 में है कि हमें किस तरह से सुरक्षा मिल सकती है हमारे अधिकारों को लेकर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, या फिर जीवन का अधिकार। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सूचना का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अन्य विकल्पों में दिए गए सभी अधिकार मूल अधिकार है। सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। हालांकि कुछ न्यायिक व्याख्याओं में संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत सूचना के अधिकार को निहित माना गया है।
ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर और आज का अंतिम प्रश्न भी है। ठीक है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ, शर्मा बनाम कृष्ण या फिर बंबई राज्य बनाम बलसारा। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दिए गए विकल्पों में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 का मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये फैसला दिया गया कि मूल अधिकारों को संसद की संविधान संशोधन की शक्ति से ऊपर माना गया है। मतलब हमारे मूल अधिकारों में कोई भी किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता संविधान की संशोधन शक्ति के द्वारा भी। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। यह पॉलिटिकल साइंस की सीरीज है, ये तब तक जारी रहेगी जब तक लगभग सभी प्रश्न कंप्लीट नहीं करवाए जाते, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अन्य सब्जेक्ट पर भी शेड्यूल जारी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप कमेंट कीजिएगा, सुझाव दीजिएगा, और हाँ दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए PSD के साथ।